पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडिया से एनडीए बुरी तरह पिट गया है और इसकी तस्दीक मोदी जी के भाषणों की बदली हुई भाषा बता रही है और साथ ही साथ गोदी मीडिया का बदला हुआ रवैया कर रहा है। आपको बता दें कि 102 सीटों में बीजेपी को पहले चरण में 40 से ज्यादा सीटें मिल नहीं रही हैं, इसीलिए मोदी जी की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, बड़े बौखलाए हुए हैं मोदी जी। अभी हम आपको उनकी तमाम भाषण भी सुनाएंगे कि मोदी जी का बदला हुआ भाषण, जो बदली हुई भाषा है, वो क्या कुछ कह रही है। आपको बता दें कि अब दूसरे चरण की बारी है और दूसरे चरण में कुल 89 सीटें हैं, 13 राज्य हैं, 13 राज्यों में मतदान है और उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव है। तो क्या कहता है ये दूसरा चरण? इस दूसरे चरण में कौन किस पर भारी है, इस पर बात करने के लिए आज अलग अलग राज्यों से तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और वो अपने अनुभवों से इन तमाम राज्यों को लेकर के जो चुनावी नब्ज होगी वो हमारे साथ टटोलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पहले चरण के बाद मोदी किस तरह से बौखला गए हैं, उसकी जरा एक तस्दीक करता हुआ एक उनका भाषण आपको सुना रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। सरकार उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। तो मोदी के इस वार का पलटवार प्रियंका गांधी ने कैसे दिया वो भी आपको सुनाएंगे। आपको हम दिखाते हैं बातें 100 सुनार की। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो आज हमारे साथ सुनील पांडे जी हैं, आज हमारे साथ अमिताभ सर हैं, साथ ही साथ भरत जी हैं, सौरभ दुबे जी हैं और राजस्थान से सुबोध जैन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना देर किए मैं शुरुआत इसी सवाल से करूंगी। अमिताभ सर, मोदी के भाषणों की बदली हुई भाषा क्या कहती है? बदली हुई भाषा ये कहती है कि वो बुरी तरह से बौखला गए हैं, वो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। मतलब कोई आदमी चुनाव प्रचार के दौरान ये कहने लग जाए कि आप जो है वो अपने देश की आबादी के एक हिस्से को आप घुसपैठिया कहने लग जाएं, आप ये कहने लग जाएं, इस तरह से इतनी मतलब स्तर से गिरी हुई बात कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको पैसा, उनको आपकी संपत्ति दे दी जाएगी, जबकि ऐसी कोई बात कहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी ही नहीं है। उसमें सिर्फ ये बात कही गई कि जातीय जनगणना कराई जाएगी और उसके बाद जो है उसके आधार, उनके आंकड़ों के आधार पर जो है इन आबादियों के मतलब उत्थान के लिए सकारात्मक कार्यक्रम, सकारात्मक योजनाएं बनाई जाएंगी, इतनी सी बात कही गई है। तो वो चीज, मतलब मोदी ये कैसे भूल सकते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री, कम से कम ठीक है आपको अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है, आपको अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला करने का अधिकार है, आपको उनकी आलोचना का अधिकार है, आपको अपने पक्ष में तर्क देने का भी अधिकार है, लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपकी मतलब आप मुसलमानों को इतना डिग्रेड कर दें। अब मनमोहन सिंह के बयान को आपने काट छांट करके उसको तोड़ मरोड़ करके उसका मनमाना विश्लेषण किया, जिसमें वो बात कही नहीं जा रही जो आप कह रहे हैं। मतलब एक आदमी इतना कंसिस्टेंट हो सकता है अपनी नफरत में मुसलमानों से, ये मोदी को देख करके लगता है कि ये व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति है। मतलब कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो अफसोस होता है, ये बयान था उनका मुसलमानों को लेकर के, और कुत्ते के पिल्ले से लेकर के घुसपैठिए तक ये कंसिस्टेंसी है नरेंद्र मोदी की मुसलमानों को लेकर के, इस देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को लेकर के। शर्म आनी चाहिए। मतलब मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए कि मैं देश के प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बातें सुनता हूं और सार्वजनिक स्तर पर।
तो ये राजनीति का स्तर गिर रहा है, ये चुनाव का स्तर गिर रहा है। चुनाव जीते हारे वो एक अलग मसला है, आप कैसे भी करके चुनाव जीतना चाहते हैं वो एक अलग बात है। आपके साथ में चुनाव आयोग भी है, ऐसा चुनाव आयोग है जो कि सूरत में जो है बिना मतदान के ही, बिना कुछ करे ही जितवा देता है, वो घोषित कर देता है और सर्टिफिकेट भी बांट देता है, जबकि अभी वहां मतदान भी नहीं हुआ। नोटा का ऑप्शन किसी ने एक्सरसाइज करना हो तो कैसे करेगा? अगर मैं कहूं मैं सूरत का वोटर हूं, मैं कहूं मैं तो नोटा का बटन दबाना चाहता हूं, तो मुझे चुनाव आयोग रोक लेगा क्या? ये मामला तो कोर्ट में जाने लायक है। तो ये जो गुजरात मॉडल है राजनीति का, गुजरात मॉडल गवर्नेंस का, गुजरात मॉडल नफरत का, ये जो आपने जो सवाल पूछा था, मोदी की भाषा, मोदी की जो, वो कुल मिलाकर के उसी अपने पुराने ढर्रे पर लौटाए। वो हमेशा से ही ऐसे थे, मतलब हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि पुराने ढर्रे पर लौटाए, क्योंकि वो दरअसल ऐसे ही थे। बस वो बीच में कभी आ जाता है कि नहीं पसमानदा मुसलमानों की बात करनी, बस बीच में कभी आ जाता है कि नहीं। अगर इतना ही नफरत थी मुसलमानों से तो आरएसएस को मुस्लिम विचार मंच जो उन्होंने बनाया उसको बंद कर देना चाहिए। आरएसएस ने क्यों बनाया है भाई? सवाल ये है कि अगर आपको मुस्लिम आबादी का वोट नहीं चाहिए, आप खुले, इसका मतलब आप प्रोवोक कर रहे हो ना, आप हिंदुओं को भी प्रोवोक कर रहे हो और मुसलमानों को भी प्रोवोक कर रहे हो। आप हिंदुओं को प्रोवोक ये कर रहे हो कि मुसलमान जैसे पिंडारियों का गिरोह है, जैसे अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह और तैमूर लंग की फौजें आ जाएंगी और वो हिंदू औरतें जो खड़ी होंगी अपने घरों के बाहर, उनके गलों में लटके हुए मंगलसूत्र एकदम नोच करके लेती चली जाएंगी। कुछ इस तरह का दृश्य पेश किया जा रहा है। मतलब ये घटियापन की इंतहा है। आप मतलब किसी आदमी के गिरने की भी कोई सीमा हो सकती है? इस तरह से कोई आदमी, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करता है चुनाव जीतने के लिए, लोगों को पोलराइज करने के लिए? शर्म की बात है। आप अगर चुनाव में, आपके पास बहुत सारे काम, आपने 10 साल में जो काम किया आप उनको गिनाइए ना। आज आप नोटबंदी के फायदे क्यों नहीं गिना रहे? आज आप जीएसटी के फायदे क्यों नहीं गिना रहे? आज आपने जो मंगलयान भेजा था, मंगलयान से मंगलसूत्र तक आ गया। ये आपकी पॉलिटिक्स है, ये गिरावट है। मैं कह रहा हूँ घटिया बने। तो मंगल मिशन से मंगलसूत्र तक आ गया। आप जनता को समझना चाहिए कि ये आदमी कैसा नेता है, किसका नेता है, और ये किस तरह का सामाजिक समरसता की बात करेगा। अगर तीसरी बार आएंगे तो निश्चित तौर पर मुसलमानों के लिए बुलंद दर्जे के नागरिक बनने के अलावा जो गोलवलकर और सावरकर की जो पुरानी नीति है, जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, बिल्कुल वहीं जा रहे हैं कुल मिलाकर के। जो जैसे पहले दौर में जब था तो लिंचिंग के जो वारदातें हुई, उसके बाद जो माहौल बना, उसके बाद से लगातार एक नफरत का सिलसिला चला जा रहा है। आप एक कौम को लेकर के लगातार लोगों में नफरत की भावना बन पा रहे हैं। आप वंचितों को लेकर, दलितों को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अगर कांग्रेस कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, तो आपको उस पर अगर कोई आपत्ति है तो तार्किक ढंग से रखिए अपनी आपत्ति। आप ये कैसे कह सकते हो कि नहीं साहब वो तो जो है आपका सोना ले लेंगे, आपके पास 2 घर होंगे तो एक घर आपका ले लेंगे, आपकी गाड़ी ले लेंगे। क्या वाहियात बातें हैं ये किस दिमाग की बात है? मतलब कहाँ से ये ऐसा? तो मतलब कोई आदमी ऐसा लगता है जैसे कि जिसको बहुत तेज बुखार हो गया, जो डिलीरियम की स्टेज होती है ना, डिलीरियम में आदमी कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। तो बड़बड़ाने वाली ये बिल्कुल उसी तरह की एक मानसिक संलाप की दिमाग है। तो ये जो डिलेमा हुआ है, ये जो धक्का लगा है, शौक लगा है, अमिताभ सर, क्या लग रहा है पहले चरण को देखने के बाद लग गया क्या? ऐसा तो लगता तो यही है। देखिए, लगता यही है कि पहले चरण में जब वोटर नहीं निकला, जो मतदान कम हुआ, जो मोदी को खुद अपील करनी पड़ी, और जो बीजेपी का पूरा एक अमला है जिसमें आरएसएस भी शामिल है, तमाम सारे लोग शामिल हैं, जो इनको लग रहा था कि भाई इनका जो सपोर्टर बेस है। बात आप आगे बढ़ाइएगा सर, अब माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। एक बाइट इसी से जुड़ी हुई है। उनकी सरकार ने उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। पीसीआर ये बाइट नहीं है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? आप कंटिन्यू रखिएगा। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जी मैं सिर्फ ये कहना, मेरा जो है, देखिए पहले दौर के मतदान में जो भी जिन भी वजहों से नहीं निकले, बेसिकली मुझे क्या लगता है प्रज्ञा कि ये इस बात से घबरा गए हैं कि जिस तरीके जो ये जहां चुनाव ले जाना चाहते थे वहां चुनाव गया नहीं है। चुनाव गया है बेसिक मुद्दों पर। जो लोगों ने पहले दौर में जो मतदान किया है उसमें ना तो कम्युनल इश्यू चले, ना कास्ट का इश्यू चला, ना इनका जो भी पूरा इनका एजेंडा था 370 और यूसीसी और फलाना ढमकाना, कुछ नहीं चला। लोगों ने अपने बेसिक प्रॉब्लम पर वोट दिए। आपसे जाट नाराज है, आपसे राजपूत नाराज है, उनकी नाराजगी के अपने अलग कारण है, जिनकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, राजस्थान में मतदान पर असर पड़ रहा है। हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब अभी राजस्थान में जो 13 सीटों पर होना है वहां पर भी असर पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, उन पर भी असर पड़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, आप उनको एड्रेस करने के बजाय आप कांग्रेस पर हमला करने के लिए आप ऐसे घटिया तर्क लाते हो कि कांग्रेस आपका पैसा लेकर के मुसलमानों को बांट देगी। ये जो है ये आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह रहे हो कि आप अपने प्रतिद्वंदी पर हमला कर रहे हो, आप पूरे देश में एक ऐसा
माहौल बनाना चाहते हो कि मुसलमान नहीं है, आपके बगल में बैठा हुआ आदमी लुटेरा है, वो कोई डाकू है, लुटेरा, मतलब आपके बगल में से अगर कोई मुसलमान गुजर रहा है तो आप उसको लुटेरे की नजर से देखने लगे, कह रहे ये कहीं हमारी बीवी का मंगलसूत्र तो नहीं छीन लेगा। तो इस तरह की जो बातें निकाली जा रही है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक है। नागरिकों को समझना चाहिए कि ये कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। जी मोदी जी वोट डालने के लिए क्या अपील करते हैं, क्या ये अपील इस देश में की जा सकती है, सुनिएगा, फिर बहस को और आगे बढ़ाएंगे। बिहार चाहते किसी काम के लिए जाते हैं, कहीं रास्ते में खड़े वोट देकर के निकल गए, ऐसा नहीं। ये लोकतंत्र का उत्सव है। जैसे परिवार में कोई अवसर होता तो कैसे ताम धूम से निकलते हैं। मैं तो पूरे राजस्थान से प्रार्थना करूंगा, पूरे देश से प्रार्थना करूंगा कि 15-15, 20-20 लोग जुलूस निकाल करके भारत माता की जय बोलते बोलते लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र का जय जयकार करते करते हमने मतदान करने जाना चाहिए। जाओगे? सुबोध जैन सर, आपके राजस्थान में क्या कोई नया नियम कानून आ गया है कि वोटिंग वाले दिन जुलूस निकालते हुए भारत माता की जय करते हुए वोट देने जाना है? मोदी जी ने नया कानून मन से बनाया है क्या? देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भाई, छोटी बात नहीं है। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद बयान है। ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए और मतदान के दिन जुलूस निकालना, वैसे ही आपकी जो आचार संहिता है, और जब 48 घंटे पहले सब कुछ हो जाता है बंद, तो आप 4 से ज्यादा जो है लोग एक जगह जुट ही नहीं हो सकते हैं। धारा जो है 144 इम्पोज होती है, केंद्रीय जो सुरक्षा बल है, राज्य के जो है सुरक्षा बल। अब ये मोदी जी मतलब पिछले राजस्थान के दौरे में तो इतनी निम्नतम उस पे आ गए हैं, स्तर पे, क्योंकि इनके मन में एक ये बात आ गई है कि हमारे यहाँ जो आरक्षित वर्ग का जो वोट है, उनको बार बार इनको सफाई देनी पड़ रही है कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे, हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे। तो जब आरक्षण समाप्त नहीं है ना तो करेंगे, और आप ना मतलब सफाई पे सफाई, सफाई पे सफाई, और अब ये मंगलसूत्र। आपके यहाँ पहले चरण का चुनाव कैसा हुआ? नहीं, पहले चरण का जो हुआ चुनाव, वो मतदान पहले से बहुत कम ही हुआ है, बिकॉज ऑफ मोदी के लिए अच्छा हुआ, बीजेपी के लिए पहले चरण का चुनाव अच्छा गया या खराब गया? कैसा गया आपके राजस्थान में पहला चरण? कैसा गया बीजेपी के लिए? और खराब गया, अच्छा गया, इसके लिए कुछ बोलना अभी कुछ वो होगा जल्दीबाजी, लेकिन ये तय है कि इस बार क्लीन स्वीप वाली परिस्थिति में भाजपा नहीं है, और कम से कम सीधे से सीधे आधी सीटों के ऊपर अब ये फाइट आती हुई नजर आ रही है। पहले जो था ये आंकड़ा 7 से 8 उस पे था सीटों पे, लेकिन अब जो है 10 से 12 सीटें बड़े कड़े संघर्ष के अंदर फंस गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से स्वयं भयंकर कड़े उसके अंदर उलझे हुए हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हैं, चित्तौड़ के अंदर उलझे हुए हैं। तो हालत यहाँ पर भाजपा की कहीं से कहीं तक अच्छी कहें ये वाली नहीं है स्थिति। मेरे मतलब हिसाब से 8 से 10 जो है सीटें भाजपा लूज करने जा रही राजस्थान के भीतर। जी, राजस्थान के भीतर। तो ये बड़ा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछली बार 100 of the 100 स्कोर किए थे। मतलब एक वो जाट का फैक्टर, राजपूत का फैक्टर, और आपका झुंझुनू चुरू में अग्निवीर जो थी योजना इन्होंने बंद कर दी, उसको लेके भयंकर जो है नाराजगी सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं उसका जो है असर वो जो बीजेपी की खिलाफ में तो जाएगा भारत। अच्छा सुनील पांडे सर, बिहार में क्या स्थिति रही पहले चरण की? और सुबोध सर, आपसे दूसरा सवाल नहीं पूछा है हमने, उसको रोक लिया है कि दूसरे चरण में क्या होगा, दोबारा आएंगे तो पूछेंगे। सुनील सर, दोनों सवाल आपसे पहली बार में कि पहला चरण कैसा रहा और दूसरा चरण किधर जाता दिख रहा? पहली, ओवरऑल पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है जी। बिहार भी
इससे इतर नहीं है, अलहदा नहीं है, यहाँ भी वोट परसेंटेज गिरा है। इसके मूल वजह में कई चीजें हैं, जिसमें एक मौसम है, एक उत्साह की कमी होना, 2019 की तरह लहर विहीन होना, कोई जोश जज्बा नहीं है अभी तक का जो विश्लेषण है। जो अच्छा, मतलब लहर विहीन मींस, लहर विहीन मींस लहर नहीं है किसी एक पार्टी की ओर, लहर मतलब मोदी लहर नहीं है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी लहर पे ही तमाम चुनाव लड़े गए ना, 2014, 19। हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं मोदी लहर नहीं। हाँ, आप कह सकती हैं, मैं कहूंगा कि ये लहर विहीन है। हाँ, इसका लहर है नहीं लहर है, ये हमारा आपका निजी मसला हो सकता है। पत्रकारीय भाषा में इसको कहेंगे ये लहर विहीन चुनाव जी। दूसरा बात कि युवाओं में वो उत्साह नहीं है ना, जो नए वर्ग के जो पहली दफा वोटिंग करने जाएंगे, ऐसे जो अभी तक का विश्लेषण है उसमें करीब करीब आधे ऐसे लड़के हैं, युवक युवतियां हैं, जो वोटिंग करने में इंटरेस्ट नहीं लिया उन लोगों ने। तीसरा सबसे एक बड़ी वजह मौसम का है, लू का समय चल रहा है, यहाँ 40 एवरेज यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। तो ये सारी वजहें हैं जो वोटिंग को वोटिंग परसेंटेज को प्रभावित किया है। अब इसका लाभ जी, जैसे पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो दैनिक भास्कर जैसा बड़ा अखबार ये लिखता है कि आज की हवा हेडलाइन देता है और लिखता है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 40 से 42 पर से सिमटने के आसार और 45 से 47 सीटों पर जीत सकता है इंडिया। तो अगर अखबार ये लिखता है तो आपके यहाँ, जैसे हम एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे, लेकिन आप बिहार से हैं और बिहार में क्या हो रहा दर्शक जानना चाहते हैं, तो बिहार में पहले चरण में क्या हवा रही? इंडिया की मजबूती दिखी या एनडीए की मजबूती दिखी? कैसा, मतलब बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी आप बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की या इंडिया के कार्यकर्ताओं की, बिहार में कैसा गया पहला चरण? किसमें ज्यादा उत्साह रहा, इंडिया में या एनडीए में? पहले चरण में 4 जगह यहाँ वोटिंग हुई जी। 4 में 2 जगह बीजेपी लड़ रही थी, हाँ, नवादा और औरंगाबाद मेन जो ये था इसके टसल में, और चारों जगह आरजेडी के कैंडिडेट थे। यूपीए के तरफ, सॉरी, इंडी गठबंधन के तरफ से आरजेडी थी, दूसरे तरफ 2 जगह, एक जगह लोजपा, एक जगह हम, और 2 जगह बीजेपी के कैंडिडेट थे। औरंगाबाद के जो कैंडिडेट थे वो चौथी बार के लिए प्रयास कर रहे हैं, जाहिर है वहां मजबूत टक्कर है आरजेडी के खिलाफ, लेकिन टक्कर बहुत नजदीक है। अच्छा, संघर्ष बहुत कड़ा है। रहा जमुई रामविलास पासवान के पुत्र चिराग का सीट था, जो उन्होंने इस बार अपने बहनोई को दान में दिया है, दहेज, तो वो उस स्तर से लड़ रहे थे। वहां भी आरजेडी का उनसे टक्कर है। आरजेडी की जो प्रत्याशी है वो भी यदि जाति की बात करेंगे तो वो यादव की पत्नी है, और वहां वो जिला पार्षद रह चुकी है, वो रील बनाती है, अभिनेत्री टाइप की है, और वहां वो चुनाव में है। जमुई में खास करके चिराग पासवान कॉस्मेटिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्षेत्र में बहुत कुछ बड़ा काम किया हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांटे का संघर्ष। अच्छा, नीतीश कुमार का कितना? प्रज्ञा जी बात पूरी कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। मैं सीट वाइज आपको विश्लेषण कर देता हूँ। ठीक बात है। रही बात गया में जीतन राम मांझी, जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रांतीय पार्टी है लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके विरोध में आरजेडी के तरफ से पूर्व कांग्रेस के कृषि मंत्री सर्वजीत लड़ रहे हैं, ठीक है। यहां से दोनों कोई पूर्व वहां का सांसद नहीं रहा है। एक जदयू के कोटे का सीट था जो हमको दिया गया, और हम में मांझी जी पूरा टक्कर दे रहे हैं। यहां भी संघर्ष कांटे का है। नवादा में वहां बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारी है, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे को। वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन ये क्या उसको कहेंगे, पारिवारिक सीट इसको मानिए। यहां भी टक्कर है, लेकिन यहाँ टक्कर इसलिए थोड़ा सा त्रिकोणीय हो गया है क्योंकि आरजेडी के खिलाफ
वहां खुद 2 कैंडिडेट खड़े हैं और एक एनडीए के खेमे को प्रभावित करने के लिए एक लोक गायक वहां खड़ा है। तो कौन कितना किसका वोट काटेगा, रिजल्ट इस पर निर्भर करेगा। ये चारों सीटों का विश्लेषण इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कांटे का संघर्ष है, वन गो कोई सीट नहीं दिख रहा है। ठीक है, कांटे जैसा बताया जा रहा था कि 400 पार अब की बार ऐसा वैसा, तो वैसा कुछ बिहार में भी देखने को नहीं मिल रहा है। सुनील पांडे जी विश्लेषित कर रहे हैं एक सीट पहले चरण की। दूसरे का क्या देख रहे हैं? दूसरे चरण में 5 जगह पे इनका चुनाव है, ठीक है। 5 में सीमांचल और पूर्वी बिहार, ये पहले से ये यहां भी बीजेपी नहीं है, यहां भी जदयू और आरजेडी या कांग्रेस के साथ मुकाबला है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो भी कैंडिडेट है वो किराए के कैंडिडेट हैं, समझ गए। तो आप तारिक अनवर का नाम सुना होगा, वो एनसीपी से कांग्रेस में आए हैं, वो कटिहार से लड़ रहे हैं। भागलपुर से अजीत शर्मा लड़ रहे हैं, वो पहले बासपा से लड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये तमाम यहाँ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो कमजोर पड़ेंगे। हाँ, अच्छा, एक सवाल और एक सवाल और करना चाह रहे हैं। पहले चरण तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ा नपातुला भाषण दे रहे थे, हल्का सा मटन मछली पर गए थे लेकिन फिर से ठीक हो गए थे। पहले चरण के चुनाव के बाद आपको बतौर पत्रकार, इतने वर्ष आपने पत्रकारिता में दिए हैं, जब कोई नेता ये कहे कि हम बहुत ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं और एक चरण हो जाए, उस चरण के बाद रिपोर्ट अच्छी ना आए और उस नेता की भाषा जो है, शैली अचानक से आक्रामक हो जाए, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक हो जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि अमिताभ जी बता रहे थे, ये आक्रामक उनकी शैली है भाषण देने की। बड़े अच्छे भाषणबाज हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब रही बात हिंदू मुस्लिम या मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक किसने दिया? आज मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह की भूमिका में सैम पित्रोदा आ गए। सैम पित्रोदा यदि यह बयान नहीं दिए होते कि हेरिटेज टैक्स लगेगा या ऐसा सिस्टम लागू किया जाएगा, आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी बातें नहीं कही है, बिल्कुल नहीं कही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संकेत ये है कि धन, देश का धन जो है कुछ लोगों में संचित हो रहा है, इस पर न्याय नहीं पांडे जी, आई एम सॉरी, मैं आपको माफ कीजिएगा, दो अलग बातें हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये बात नहीं है। सैम पित्रोदा से जब ये बात पूछी गई कि ऐसा क्या होता है, तो उन्होंने उस कानून को बताया कि अमेरिका में ऐसा ऐसा कानून। बिल्कुल नहीं, दूसरी बात एक ये भी है भरत, मैं एक सेकंड, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। पांडे जी, आप जो कह रहे हैं कि मौका किसने दिया, मंगलसूत्र वाली बात तो सैम पित्रोदा से पहले ही आ गई थी ना। सैम पित्रोदा का बयान तो आज आया है, मंगलसूत्र की बात तो मोदी 3 दिन से कह रहे हैं, 3 दिन से कह रहे हैं। तो ये मंगलसूत्र वाला एंगल जो है, ये प्योरली उनके दिमाग की इजाद है। ना तो इसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह की कोई बात है, ना किसी ने इससे पहले कोई बयान दिया है। समझे, ये पूरा का पूरा इलेक्शन को एक तरीके से कम्युनलाइज करने का जो उनका पुराना प्लान रहता है, ये बिल्कुल वही है। इसमें हमको कोई संदेह नहीं होना चाहिए और इसको हमें किसी तरीके से कवर अप भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं कवर अप नहीं कर रहा हूं, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं मंगलसूत्र की बात नहीं किया, मैंने यह कहा कि ये जो मौका, अभी आप रुके रहिए, 1-2 दिन में देखिए, अगले चरण में देखिए, सैम पित्रोदा ही मेन निशाने पर होंगे, इनके बयान मेन निशाने पर होंगे। यह कांग्रेस अपनी भूल को फिर से दोहरा रही है, जबकि आप 2019-14 के बाद से पहली दफा कोई ऐसा मसला मिला था, वो मसला था संविधान बचाने का। ये पहली दफा याद रखिए, कोई ऐसा मसला था, एजेंडा था जो कांग्रेस ने रखा था और उसकी सफाई दूसरे पार्टियों को देनी पड़ रही थी। लेकिन आज संविधान बचाने की बात अब पिछवाड़े चली गई और अब आ गया सैम पित्रोदा का बात। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस उस जुमले को लेकर यदि चलता, संविधान बचाओ, तो इनमें पानी पानी हो जाते भाजपा के लोग। लेकिन देखिए बदकिस्मती कि फिर से इशू दूसरा होते जा रहा है। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, वही संविधान, ये सुबोध भाई बता रहे थे, ये जो संविधान बचाने की बात उठी थी, ये कांग्रेस ने उठाया था और इसकी सफाई देते देते इन लोगों का पसीना छूट रहा था। शायद काश ही ऐसा होता तो तस्वीर दूसरी होती, लेकिन पूरी तरह से ये चीजें शिफ्ट कर रही है। जी सौरभ जी, नतीजा है कि
मोदी जी इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। हिंदू मुस्लिम उनका पुराना सगल रहा है, इंटरेस्टिंग सगल रहा है, जिससे विजेता बन सकते हैं, जिससे विजय मिल सकता है, वो हर काम हर पार्टी करती है। इसमें कहीं किसी के लिए गुनाह शब्द इस्तेमाल करना बेईमानी है। अच्छा, सौरभ दुबे जी, मध्य प्रदेश का क्या हाल है? दूसरा चरण क्या कह रहा है भाई? पहले चरण के बाद तो बड़ी हालत खराब दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी के भाषणों की चर्चा हम कर ही रहे हैं। अब ये दूसरा चरण आपके मध्य प्रदेश में क्या कुछ कह रहा है, ये बताइए। आपका माइक म्यूट है शायद। आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रज्ञा जी, दूसरा चरण तो बाद में कुछ कहेगा, पहले तो मोदी जी ही बहुत कुछ कहे जा रहे हैं और लगातार कहे जा रहे हैं। ऐसा कहे जा रहे हैं कि चर्चाएं हो रही हैं, और चर्चाएं हो भी क्यों ना, मोदी जी को जिन विषयों पर बात करनी चाहिए उन विषयों पर मोदी जी ने बात नहीं की। शुरुआत से समझते हैं बीजेपी की और मोदी जी की क्रोनोलॉजी को। आप देखिए, कोर्ट ने आदेश किया था जब राजद्रोह के मामले में केस दर्ज करने को, हम तानाशाही को भी जोड़ेंगे इसमें। अभी जो तानाशाही की बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है? राजद्रोह के मुकदमे दर्ज करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियां हुई। रैलियों में भाजपा के नेता मंच पर चढ़कर ये बोले कि हमने अंग्रेजों के जमाने के कानून रद्द कर दिए, बंद कर दिए, उनके तहत मामले दर्ज करना, पूरा श्रेय लेने की कोशिश की। अब रोक लगाई थी कोर्ट ने। क्या था मामला? अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा, क्योंकि ज्यादातर राजद्रोह के मामले अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े मसलों में ही इस्तेमाल किए जा रहे थे, मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। उसके बाद इन्होंने नया कानून बनाए, और जो नए कानून बनाए उनके अंतर्गत जमानत का प्रोसीजर आसान नहीं रहा, जमानत और कठिन हो गई। आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी इसलिए अंदर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई गुनाह किया है, ये सिद्ध हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी अभी इसलिए अंदर है क्योंकि जो नए कानून है उनके अंतर्गत जमानत इतनी जल्दी नहीं हो सकती। कोर्ट भी कानून के अंतर्गत की सुनवाई करेगा ना। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं। इन्होंने गाय की बात की, पूरे चुनाव में कोई गाय की बात नहीं की। पहले जब चुनाव लड़े तो गाय एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब गाय ने क्या वोट देना बंद कर दिया है? नरेंद्र मोदी जी जो गाय की बात नहीं कर रहे हैं, सनातन की बात करते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या गाय और सनातन अलग अलग हो सकते हैं? सनातन का गाय से बड़ा पुराना रिश्ता है। जब ये शुरुआत में आए थे, पहली बार चुनाव जीते थे, तो इन्होंने कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। कहां गई वो बातें? गंगा मैया का बुलावा कहां गया? वादा किया गया था कि गंगा स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, पावन होगी, और जो मल है वो गंगा में नहीं जाएगा। लेकिन वहां पूंजीपतियों के हित जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बड़ी पार्टी जो अपने आप को दावे करती है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के, वो कुछ नहीं बोलेगी और नहीं बोलती है। इस चुनाव में भी, इस चुनाव वो मुद्दे तो इस्तेमाल हो गए ना, कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इस्तेमाल हो गए वो तो। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, सब चुनाव में इस्तेमाल हो गए। अब तो नए मुद्दे हैं। मंगलसूत्र, अच्छा मंगलसूत्र वाली बात नरेंद्र मोदी के मुंह से जो निकली है वो कोरा झूठ है, ये तो खैर सब जानते हैं, लेकिन अब तो मंगलसूत्र खिंच रहे हैं सबके। चुनाव मैदान में मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र बचाओ आंदोलन चलाइए सब। देखिए किस तरह से बात को डाइवर्ट किया, भ्रमित किया लोगों को। मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, प्रधानमंत्री नहीं कहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, तो मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से ये बात कहने के लिए अलग रख रहा हूं कि मोदी जी ने ये बात कही है। वो इसलिए क्योंकि ये तो कहीं घोषणा पत्र में लिखा नहीं। अब घोषणा पत्र में अगर कुछ नहीं लिखा है, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग मोदी जी पहले भी कर चुके हैं। ये अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है बार बार? इसके पीछे भी एक, जैसे मैं ये कहूंगा कि इसके पीछे भी एक सोची समझी नीति है। वो नीति ये कि जब आप अभिव्यक्ति की बात करेंगे, जब आप कुछ बोलेंगे, सत्ता के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो फिर क्या होगा? अर्बन नक्सल का ठप्पा। और अर्बन नक्सल का ठप्पा जब एक बार लग जाएगा तो उसके बाद में लड़ते रहिए कोर्ट में न्याय के लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इतनी जल्दी कोर्ट में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है। तो ये अर्बन नक्सल शब्द इससे पहले तो कहीं नहीं हुआ करता था। लव जिहाद शब्द को पहले कभी किसी ने सुना था क्या?
किसी ने नहीं सुना। लैंड जिहाद शब्द पहले किसी ने सुना था क्या? पहले किसी ने नहीं सुना। ये शब्द अभी आए हैं, आप समझिए 14 के बाद ये शब्द आए हैं, डिक्शनरी में शामिल किए गए हैं। सौरभ जी, सुनील पांडे सर ने कहा कि आपकी बात जो है किसी की लहर नहीं है ना, उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में क्या आपको लहर दिखाई देती है, या इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही लेकर आना है, ऐसा कुछ जोश जुनून उत्साह कार्यकर्ताओं के भीतर दिखाई देता है क्या आपको? भरत भाई, ये चुनाव बहुत ही ज्यादा साइलेंट है, और जितना भी कुछ चुनाव को समझने की कोशिश की जा रही है वो नेताओं के भाषणों से समझने की कोशिश की जा रही है। आम जनता अब कुछ नहीं बोल रही है। वो कारण क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसे दाल रोटी कमानी है, उसे गुजर बसर करनी है, वो खुलकर कुछ नहीं कह सकता। दाल रोटी कमाने वाला आदमी सियासी दलों से कोई उलझना नहीं चाहता, नेताओं के स्वभावों से पहले से परिचित है, पार्टियों के स्वभावों से भी परिचित हैं, तो मतदाता को जो करना होता है वही बटन दबाकर करता है। लेकिन जो भाषा तो नेताओं की नजर आ रही है, सबसे ज्यादा बीजेपी कहां फंसी हुई है दूसरे चरण में? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनमें कांटे की टक्कर है, और दूसरे चरण में भी मैं बात करूं तो दूसरे चरण में भी स्थितियां भाजपा के लिए इतनी कोई आसान नहीं। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख सीट है, प्रज्ञा जी, ग्वालियर की एक सीट है जहां से प्रवीण पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवीण पाठक अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की सीट, उस पर भी भाजपा को कड़ी मशक्कत जैसे कि छिंदवाड़ा में की वैसी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी पदयात्रा कर रहे हैं लगातार और आम लोगों से जुड़े हुए हैं, वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा मुरैना की सीट है और भिंड की सीट है। इन सीटों पर मुकाबला बड़ा ही कांटेदार है। एक बात और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी की जिस तरह से भाषा बदलती जा रही है, आप ये देखिए, जो आखिरी दिन का मोदी जी ने अपना सिस्टम बनाया, या आखिरी दिन की मोदी जी ने जो सोच बनाई, वो सोच ये है कि आप नारे लगाते हुए जाएंगे, और नारे लगाते हुए आप वोटिंग के लिए जाएंगे तो अपने आप ये समझा जाएगा, बिना प्रचार का प्रचार होगा कि ये भाजपा समर्थक जा रहे हैं, और लोगों में एक मानसिकता बनेगी कि ये लगता है कि भाजपा समर्थक इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं, अर्थात इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है, वोट देकर जाएं, वोट खराब ना करें। तो ये मोदी जी का एक सिस्टम है, ये भरत जी, ये मोदी जी का एक सिस्टम है कि आप समझ लें कि ये मोदी जी के कहे पर भारत माता की जय करते हुए लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं। आखिरी दिन तक, अंतिम दिन तक मतदाता को प्रभावित किया जा सके, और इसीलिए जो देश का सबसे तेज चैनल अपने आप को कहता है, मैं उसको भी लगातार देख रहा हूं, वो लोग क्या कह रहे हैं आप ये भी देखिए। आपने कहा कि गोदी मीडिया पलट गई है, मैं हैरान हूं। मैंने खबर देखी जब कि चुनाव आयोग की चुप्पी मोदी जी के बयान पर, ऐसी खबर बड़े दिनों बाद देखी, आंखें देखने को तरस गई थी। आश्चर्य है कि मोदी मीडिया की भाषा और बॉडी लैंग्वेज दोनों बदली हैं। उन पत्रकारों को, जो पत्रकार हमेशा बेरोजगारी के फायदे गिनाते थे, अगर भाजपा के अलावा किसी और की जीत हो जाती थी उन राज्यों में, उन लोगों को मुफ्तखोर कहना शुरू कर देते थे। उन लोगों की भी भाषाएं बदली हैं। कल से आज तक में ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ सर, हम बिहार हुआ है सुनील पांडे सर के पास, और राजस्थान हुआ है सौरभ दुबे जी मध्य प्रदेश से हैं, उनके पास हुआ है। तीनों लोगों से लगभग मोटा ये समझने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की वो हवा, वो मैजिक नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी को 400 पार के पार पहुंचाए। वो मैजिक नहीं है जो मैजिक इसमें दिखाई दिया, वो मैजिक भी नहीं है जो मैजिक कांग्रेस को भ्रष्टाचारी साबित करने के बाद 2014 में दिखाई दिया था। तो इस बार का जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी बिना किसी लहर के लड़ रहे हैं। ये बात तो पहले राउंड में साफ हो गई। पहले राउंड में ये भी साफ हो गया कि मोदी जी ने भाषिक संतुलन खोया है, जो भाषिक मर्यादा से बाहर वो निकले हैं, इस पीछे उनकी चिड़चिड़ाहट
है। हिंदू मुसलमान करना, पांडे जी ने बताया कि वो तो उनकी पिच रही है भाजपा की धार्मिक। लेकिन एक बात भरत जी, एक चीज और भी है कि मुद्दा विहीन बीजेपी के पास ये जो नई रणनीति आई है वो क्या काम कर पाएगी दूसरे चरण में, मैं ये जानना चाह रही हूँ। भरत जी का तो अपना सवाल है ही। भरत जी, आपके शायद हेडफोन्स का जो स्पीकर है वो कहीं किसी कपड़े से शायद लड़ रहा है, जिसकी वजह से आवाज कुछ गड़बड़ आ रही है। अमिताभ सर, भरत जी का सवाल तो है ही, मेरा सवाल ये है, उसका भी प्लीज जवाब दीजिएगा कि ये जो मुद्दा, जैसे कि अभी बताया सुनील सैनी की कोई लहर वहर तो है नहीं मोदी की, तो फिर भाई ये मुद्दाविहीन बीजेपी की रणनीति जो नई है ये किस या काम करेगी दूसरे चरण में? जी देखिए, ऐसा है, लहर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, और लहर नहीं है इसीलिए मोदी ने ये सारा का सारा तामझाम खड़ा करने की कोशिश की अपने भाषणों से, अपनी जुबान से, अपनी भावभंगिमा से। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है कि मुसलमानों के इर्द गिर्द ले आया जाए, कांग्रेस को किसी तरीके से दलित विरोधी, मुसलमान परस्त साबित कर दिया जाए और किसी तरीके से हिंदू विरोधी साबित कर दिया जाए, तो वो सारी बातें वो कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता इसका क्या असर होगा, लेकिन ये हो सकता है कि जो अर्बन पॉकेट्स हैं, अर्बन पॉकेट्स में मिडिल क्लास, जो कि मोदी का एक तरीके से कहा जाए बहुत ट्रेडिशनल वोटर रहा है बीजेपी का, और जो मोदी भक्ति में बहुत लीन है पिछले 10-12 सालों में, क्योंकि उसको लगता है कि साहब मोदी आ गए तो बहुत कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है अर्बन माइंडसेट पर कुछ असर हो। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सारी चर्चाएं जो भी चल रही हैं, ये चाहे इनका सैम पित्रोदा का बयान हो, चूंकि सैम पित्रोदा का बयान तो आज ही आया है, तो उसको लेकर के बीजेपी आज से हमलावर है, और परसों वोटिंग होनी है। आप ये समझिए कि 26 तारीख को वोटिंग होनी है, तो ऐसा नहीं होगा कि सैम पित्रोदा के बयान के आधार पर जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट पड़ जाएंगे, या बिहार में वोट पड़ेंगे, या मध्य प्रदेश में वोट पड़ेंगे, या राजस्थान में वोट पड़ेंगे, जैसा कि हमारे बाकी साथियों ने बताया। अब देखिए, इस चरण का भी कमाल देखिए कि इस बार में पूरा केरल है आपके पास में। पिछली बार तमिलनाडु था, इस बार केरल है, तो केरल की 20 सीटें, वहां बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं है। कर्नाटक की 14 सीटें हैं, वहां बीजेपी के लिए टक्कर है, ऐसा नहीं है। जो बात अभी हमारे साथी कह रहे थे राजस्थान से सुबोध जी, और जो हमारे मध्य प्रदेश के भाई ने कहा कि टक्कर है, तो टक्कर बीजेपी को इस बार हर जगह में ली। जो पिछली बार 25-0, 28-0 का या मतलब 28-1 का स्कोर करके ले गई थी बीजेपी, या बिहार में जो स्कोर कर ले गई थी, वो इस बार होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए वो चीजें जो है वो कैसे अपने पक्ष में कुछ किसी तरीके से लोगों को पोलराइज किया जाए, वो इसी जुगाड़ में लगे हुए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरी अपनी फीलिंग ये है, और जो मैं देख पा रहा हूँ ग्राउंड पर, क्योंकि ग्राउंड पर जो है वो लोग जो है वो बेसिकली इन चीजों पर बात तो कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप बात कर लेंगे मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि देखिए मोदी ने, देखिए हम इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। मोदी ने जो मंगलसूत्र वाली बात कही है, इसको हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मोदी ने बेहोशी में यह बयान दे दिया या फिर बिना सोचे समझे बयान दे दिया, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी बिना सोचे समझे कुछ बोलते नहीं है। हमारे देश में जो महिलाएं हैं सर, उनके पास ये जो सोने चांदी का ये जो मुद्दा है ना, बहुत ही भावुक मुद्दा है, और अगर बात मंगलसूत्र की होगी तो वो तो सीधे अपने सुहाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मुझे लगता है इसके पीछे कोई रणनीति तो जरूर होगी, वो मैं समझना चाह रही हूँ अमिताभ सर। वो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, रणनीति है कि मोदी का जो एक महिला मतदाता वर्ग है, जो उनकी मतलब जो काफी एक कहना चाहिए बहुत सॉलिड एक उनका एक वोट बैंक है जो उन्होंने बनाया है ना, और वो काफी इमोटिव वोट बैंक है उनका, इमोशनल। तो वो वहां पर हिट कर रहे हैं, वहां उनको, महिलाओं को वो एक तरीके से अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत संभव है कि कुछ हद तक उसमें थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाए। कुछ जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं, या जो जिनको लगता है कि नहीं कुछ हो सकता है, तो वो 2-4% इधर उधर हो भी सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अभी जो मुझे, क्योंकि मैं जो रिपोर्ट देख रहा हूँ बाकी जगहों से, और जो जानकारियां हमारे पास आप जैसे मित्रों के जरिए या साथियों के जरिए आती हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जो रिमोट एरिया में रहने वाला आदमी है, वो इन चीजों को समझ रहा है कि 10 साल में हमारे लिए क्या हुआ। मैं आपको बताऊं, मतलब महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाला एक किसान जो है, उसको मैंने किसी चैनल पर ये कहते सुना कि वो कह रहा है कि हुकुमशाही आ जाएगी। हुकुमशाही मीन्स वो अपनी जुबान में डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है, यू नो। तो आप ये समझिए कि जो गांव का आदमी है उसको भी समझ में आ रहा है कि यार मोदी अगर 10 साल रह गए हैं और 10 साल में इन्होंने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया है, तो अगर थर्ड टर्म में आएंगे तो ये करेंगे क्या। तो जो संविधान वाली बात थी, संविधान वाली जो एक बात थी, उस पर अगर, जैसा कि बहुत बढ़िया बात कही थी सुनील जी ने, कि संविधान वाली इस पर जो है कांग्रेस उनको मतलब पीट रही थी, और वो ये थोड़ी चीजें जरूर, ये सैम पित्रोदा वाला मामला जो आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सैम पित्रोदा वाला मामला जो है वो इतना लंबा खींचेगा, क्योंकि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने तुरंत किनारा कर लिया और उसको वो पूरी क्राइसिस डिफ्यूज हो गई।
टीवी चैनलों पे जरूर मुद्दा चलेगा, आपसे लेकर के 48 घंटे तक चलेगा वो, लेकिन वो उसका ग्राउंड पर वोटिंग पर कोई असर पड़ेगा बिहार में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां जो मुद्दे हैं वो वही है। अग्निवीर का मुद्दा है, जाटों की नाराजगी और राजपूतों की नाराजगी है, या जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे बिहार की बात है तो बिहार में अब पूर्णिया में इसका थोड़ी कोई असर पड़ेगा कि पप्पू यादव और जो बीमा भारती की लड़ाई है उसमें सैम पित्रोदा थोड़ी कोई मुद्दा बनेंगे। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ ये चीजें अर्बन पॉकेट्स में असर कर सकती हैं। जो मैंने कहा अर्बन पॉकेट्स में ये हो सकता है, जैसे गौतम बुद्ध नगर जैसी जगह है, जो कि नोएडा, जो कि एक कह सकते हैं कि जहाँ अर्बन पॉपुलेशन काफी है, गाजियाबाद है वहाँ अर्बन पॉपुलेशन काफी है, तो इन जगहों पर ये थोड़ा थोड़ा असर कर सकता है, कुछ पॉकेट्स में असर कर भी सकता है। और जो आपने मंगलसूत्र वाली बात कही, अगेन महिला मतदाता जो है मोदी के जो फेवरेट मतदाता है, जो उनके फेवर में है, वहां थोड़ा बहुत असर कर सकता है, लेकिन वहां पर भी लगातार इस बात की चूंकि इसको पंक्चर किया जाता रहा और बहुत बहुत फोर्सफुली, जैसे प्रियंका गांधी ने का जो आपने क्लिप दिखाया उसमें भी उन्होंने जो कहा कि भाई मेरी माँ का मंगलसूत्र जो है कुर्बान हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया काउंटर था, बहुत ही अच्छा काउंटर था मोदी का बदजुबानी का। तो उस तरह की बैटिंग अगर कांग्रेस करती है और आगे प्रियंका गांधी या और भी जो उनके पार्टी में इस तरह के लोग हैं जो इतनी फोर्सफुली बैटिंग कर सकें, उनको अगर वो उतारते हैं फ्रंट फुट पर खेलने के लिए, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बढ़िया काउंटर तैयार हो सकता है। देखिए मोदी, ये एक बात जान लीजिए कि इस बार जिस तरीके का भी प्रचार हो रहा है और उसमें जो भी मुद्दे उठा रहे हैं उनका कहीं जमीन पर किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इस बार पुलवामा नहीं है। बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह था कांग्रेस की सरकार नहीं, वो आप कल्पना कीजिए ना, वही मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें जो चीजें आप सोचिए कि जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जनवरी के महीने में, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जनवरी के महीने में, तब सबको उम्मीद थी कि बीजेपी को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ उफान आ जाएगा इस बार राम मंदिर के नाम पर कि मतलब इसी लहर पर जो है 400 पार हो जाएंगे, लेकिन वो झाग सारा बैठ गया, वो सारा झाग बैठ गया। तो वो जो है अब उसको कैसे दोबारा से क्रिएट किया जाए, उसके लिए ये सारी कवायदें हो रही हैं कि आप हनुमान चालीसा और फलाना ढमकाना, जबकि हकीकत बात यह है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो कर्नाटक में एक किस्सा हुआ था जिसको लेकर के मोदी, जो कि कर्नाटक में चुनाव होना है, अभी मैंने कहा ना 14 वोट पड़ने, 14 सीटों पर वोट पड़ने, तो वो जो है वहां के लिए कुछ ऐसा कर रहे थे, लेकिन कोई उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना है ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है। पॉकेट्स में कहीं कुछ हो तो हो, अदरवाइज जो वोटिंग होनी है इस बार, क्योंकि देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि एक बार अगर कोई ट्रेंड सेट हो जाता है, जैसे मान लीजिए मतदाता की उदासीनता का ट्रेंड अगर आ गया, फर्स्ट फेज में अगर हमको नजर आ गया, और उसके बाद जो है वो और जो मुद्दे नजर आ गए कि नाराजगी है लोगों में, जमीन पर सरकार से नाराजगी है, मायूसी है, उदासीनता है, आप कुछ भी कह लें, तो उसका असर कहीं ना कहीं वो जो बात निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी, तो दूर तलक जाती है बात, तो वो हर जगह जाती है बात, तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे और जो हिंदी बेल्ट के इलाके हैं, जैसा मैंने कहा साउथ में बीजेपी के लिए कुछ है नहीं, केरल पूरा जो है वो वहां बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे कितना भी शोर मचा ले वो, ठीक है ना। तो वो इस बार जो है, इस बार भी जो 89 सीट्स है उसमें मेजोरिटी में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कि कहा जा सके कि हाँ बीजेपी स्वीप कर जाएगी। कंटेस्ट है और अच्छा कंटेस्ट है। राजस्थान के बारे में जो बता रहे थे बहुत सही बात कही उन्होंने कि इस बार कम से कम आधी सीटें जो है, मतलब पिछली बार जो 25-0 का स्कोर गया था वो हो सकता है कि इस बार वो आधा रह जाए, क्योंकि इस बार भी जो अभी जो सवाई माधोपुर या टोंक जैसी जगहों पर है वहां पर भी मुकाबला देखा जा रहा है, जो उन्होंने उनका जिक्र किया ओम बिरला का, सारी बातें वो सब बातें अपनी अपनी जगह जो है, उदयपुर हो चाहे जालोर हो, सब जगह जो है मुकाबला है, कांग्रेस मुकाबले में है। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई कि इस बार जो है कांग्रेस ने अपने आप को मुकाबले में रखा। शायद वो भी एक झुंझलाहट का कारण है, बीजेपी की झुंझलाहट का कारण ये भी है कि विपक्ष चूंकि एक होकर लड़ रहा है इस बार। आप देखिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला हुआ तो अखिलेश यादव ने काउंटर किया उसको, अखिलेश यादव का बयान आया कल, और डिंपल यादव का आज स्टेटमेंट आया है मंगलसूत्र के मामले पर। तो ये चीजें हैं, ये भी हो रही है जो पिछली बार नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं एक जो है गठबंधन की स्पिरिट थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, वो भी कहीं बीजेपी की परेशानी का सबब है और उसका भी असर पड़ेगा। अब मान लीजिए अखिलेश यादव के बारे में जैसे आज आ गया कि कन्नौज से वो पर्चा भरेंगे कल, तो वो अखिलेश यादव भी मैदान में होंगे, इसका अपना एक इम्पैक्ट होगा। अखिलेश यादव, डिंपल यादव अगर मैदान में होते हैं इसका भी इम्पैक्ट होगा यूपी की पॉलिटिक्स पर, जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स है, जो गठबंधन की पॉलिटिक्स है। तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी के लिए कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कि प्लस वाली आ रही हो चीजें। मेरठ में अरुण गोविल की सीट फंसी हुई है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि कोई उनको बहुत एडवांटेज है। वो भगवान राम का रोल करते थे और राम की तस्वीर लेकर के वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया संज्ञान उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद वहां जो है सीट फंसी हुई है, ऐसा नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो वो चीज इलेक्शन कमीशन के लिए तो मुझे लग रहा है अपनी हर चर्चा शुरू करने से पहले हम सभी तमाम गेस्ट को 2 मिनट का मौन रखना चाहिए।